जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्या ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी हम यहाँ पे इंट्रो करने वाले हैं किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। पिछली कक्षा में जब मैं आपको सॉफ्टवेयर के विषय में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे क्या किया था कि सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन जब हुआ था तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विषय में आपने सुना था। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या जाने थे, एनीवन कोई बताएगा मुझे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में? वे व्यूअर जो नए होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसको पढ़ने से पहले सॉफ्टवेयर के विषय में पढ़ लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में ये हमने बना के रखा हुआ है सॉफ्टवेयर के नाम का टॉपिक, वहाँ से देख लीजिएगा। और चलते हैं इस तरफ बात करते हैं। तो देखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या पता है आपको? कुछ बातें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने कहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पज है, आ जाओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन पर्पज है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स की इंटरनल एक्टिविटी को क्या करती थी, कंट्रोल करती थी और मैनेज करती थी। पीछे की तरफ बैठो, या यही बैठो इसमें यार, इसे बैठ जाओ। और क्या बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो वो स्वतः ही क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाते हैं और फिर अपने फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसका भी हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, जिसमें हमने रखा था क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी की। तो अब यही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चैप्टर 2 में एक टॉपिक बनकर, मतलब एक पूरा चैप्टर बन करके आया हुआ है। अब इसके बारे में हम लोग को जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अच्छा, यह बात आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी दो आपके कंपोनेंट होते हैं, दो प्रमुख इसके क्या हैं, अवयव हैं कंप्यूटर्स के। पहला है हार्डवेयर और दूसरा कौन सा है, सॉफ्टवेयर। यानी दो इसके प्रमुख अवयव हो गए, कौन से एलिमेंट हो गए, एक तो हार्डवेयर, दूसरा कौन सा, सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर के नाम पर आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर लगता है, ये जानते हैं हम लोग। मेमोरी के नाम पर रैम के बारे में पता है, HDD जानते हो। मॉनिटर के बारे में पता है, कीबोर्ड, माउस, ऐसे बहुत सारे क्या हैं आपके हार्डवेयर हैं। सही। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी है ना, नॉन वोलाटाइल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक प्राइमरी और दूसरी कौन सी, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपके रैम और रोम आती हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी नेचर की क्या होती है, मेमोरी होती है, डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करती हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके विषय में आपसे बात की हुई है, नहीं है तो अभी संक्षिप्त में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। रोम परमानेंट टाइप की मेमोरी होती है जो डेटा को परमानेंट स्टोर करती है। उसके बाद आपको बताया था कि लार्ज अमाउंट में यदि आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो तो आपको सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके अंतर्गत आपने हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा था, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्कों में दो तरह की डिवाइस थी, एक तो FDD थी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, दूसरी कौन सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर ऑप्टिकल डिस्क पढ़े थे, जिसमें CD, DVD और ब्लूरे डिस्क के बारे में जाना था। और आज के समय की जो टाइम चल रहा है, इसमें SSD का उपयोग हो रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी हो जाएंगी, जो कि किसके अंतर्गत रखोगे इन्हें, कंप्यूटर हार्डवेयर में। ठीक, हमने एक और बात जान ली है कि हमारे कंप्यूटर में ऐप्स होती हैं, अलग अलग कामों को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, इस तरफ ऐप्स बना रहा हूँ, यानी ढेर सारे हमारे पास अलग अलग क्या होंगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगी, राइट। इधर हम लोग बैठे हैं, मतलब यूजर लोग हैं। अब बताओ इसमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट या कौन सा ऐसा कोई अवयव आए जो इन सभी को क्या कर पाए, आपस में जोड़ पाए।
वो है सॉफ्टवेयर के लेवल पर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर को क्या करेगा, जोड़ेगा या यूं कहे उसको संचालित करेगा, ऐपों को चलने का इन्वायरमेंट देगा। ऐप रन होते हैं ना, तो इनको रन होने के लिए क्या प्रदान करेगा, इन्वायरमेंट प्रदान करेगा, और यूजर को भी क्या प्रदान करेगा, इंटरफेस। तभी तो हम लोग जोड़ के सिस्टम से काम कर पाएंगे। तो इसका रोल आपको समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूजर को इंटरफेस प्रदान करने का कार्य करता है। बात समझ में आई? अब जरा सोच के देखो, अगर इसको हम हटा दें, ये हमारे सिस्टम से हट जाए, अब बताइए क्या होगा। कंप्यूटर के हार्डवेयर होंगे, एप्स भी हो सकते हैं, यूजर भी होगा, लेकिन इन सभी को कैसे कनेक्ट करके संचालित किया जाए, यह संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर के लेवल पर यह हमारा प्रमुख सॉफ्टवेयर है, कोर सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से आप, मैं मतलब यूजर, दुनिया भर के जो एप्स हैं अलग अलग कामों को करने वाले, कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान कर देने का कार्य किसका होता है? ठीक है, इतना समझे? तो क्या लिखोगे इसके बारे में, डिफाइन कैसे करोगे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम, लिखिए an operating system is a system software. An operating system is a system software which provide interface between computer hardware, application software and user. ठीक है, इतना लिख लिया। आगे अगला बुलेट पॉइंट बनाइएगा। अच्छा, क्या पर्पज है? पर्पज तो वैसे पहले इसी वाली बात में आ गया होगा, इसी लाइन में लिखवा दिया है, कुछ पॉइंट और बनाइएगा। द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम is to provide an environment in which a user can execute programs, लिखिएगा, in a convenient and efficient manner, convenient, convenient and efficient manner। यहां तक हो गया? ये समझ पा रहे हो ना? जिनको हिंदी में लिखना होगा वो भी लिखते रहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले बता दे रहा हूं जिनको नोट करना कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बोला, दिमाग में आपके बात आ जानी चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल एक्टिविटी को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, और क्या करती हैं, उनको मैनेज करने का काम करती हैं। यह बात तुरंत आनी चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा कौन सा इसका गुण था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऑन होते ही सबसे पहले क्या करती हैं, ये अपने आप ही स्वतः ही क्या करती हैं, मेमोरी में खुद को लोड कर लेती हैं और फिर अपना फंक्शन क्या करती हैं, शुरू कर देती करना। यह बात आ जानी चाहिए जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बोला। ठीक, उसके बाद लिखिएगा आगे। कितने लोग इसमें चाहते हैं हिंदी में हम लोग लिखवा रहे हैं? सबको इंग्लिश चाहिए ना, नोट्स अंग्रेजी में चाहिए ना? चलो आगे लिखो। NOS, एक और बात लिखिएगा, NOS is a software program
that controls the internal activity of the computer system. The internal activity of the computer system. The internal activity of the computer system. Internal activity of the computer system. Internal activity of the क्या हो जाएगा बोलो? कंप्यूटर सिस्टम। यहां तक बात समझ पाए? बोलो। सिंपल सी बात याद रखना जो मैंने अभी इस फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की, ठीक है? चलो एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो, अगर मैं इसको लेयर के रूप में बताना चाहूं तो ये जो पहली मैं लेयर बना रहा हूं ये प्रदर्शित कर रही है क्या? कंप्यूटर के हार्डवेयर को। ठीक, कंप्यूटर हार्डवेयर पता है ना सबको? अच्छा, हार्डवेयर किसे कहते हैं आप लोग बताएं? हाँ, अच्छा, कंप्यूटर के भौतिक अवयवों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द व्हाट? हार्डवेयर। तो ये सारे हार्डवेयर हो गए। नाम तो पता है, फिर लिखना पड़ेगा। पता है ना सबको? ठीक है। अगले लेयर में हम रख रहे हैं किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर इसका नाम आया तो तुरंत आपको पता हो गया कि ये किसको कम्युनिकेट करेगा? किससे कम्युनिकेट करेगा? हार्डवेयर से। ठीक है, सही। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन्वायरमेंट देगा किसको रन होने के लिए? एप्स को। सही। एप्स का मतलब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। कंफर्म है? स्पेसिफिक टास्क करेगा। और इसके अगले लेवल में या लेयर में कौन होगा? हम लोग होंगे। हम लोग ऐपों से तो इंटरेक्ट करते हैं। देखो, अगर आपको फोटो बनानी है, फोटो एडिट करनी है, या वीडियो एडिट करनी है, या कोई डॉक्यूमेंटेशंस करना है, या फिर कोई कैलकुलेशंस का काम करना है, या कोई गाना सुनना है, तो आपके लिए अलग अलग इन कामों को करने वाले ऐप हैं। उन्हीं से तो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं किससे? ऐप से। तो ये लिख लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का हो गया क्या? ये फंक्शन। कैप्शन दे दीजिएगा, फंक्शंस ऑफ ओएस। यहां तक हो गया भाई? बोलिए। चलें आगे बढ़े, हटाएं इसको। अब बात आती है उदाहरण की। किसकी? उदाहरण की। हमने पिछली वाली क्लास में भी आपको कहा था कि विंडोज का नाम आप सुने हो कि नहीं? इसे पहले सुना चुका हूं। आज नाम अगर ये आ रहा है पूरा लिखते हुए, MS विंडोज, तो ये है क्या? विंडोज 7 और बताओ 8, 10, ये सभी क्या है? ये उदाहरण है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एग्जाम्पल सेट कर लीजिए, कौन कौन से हैं? विंडोज हो गया, ऐसे ही लाइनेक्स भी है, यूनिक्स है, डॉस है, डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस है, etc। ये कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखा।
बन गया। ये तो मैंने उदाहरण बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, फंक्शन दिखाए और प्लस आपको बता दिया कि इसके एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब सवाल ये आता है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वप्रथम विकास कब हुआ, तो उसको नोट करिएगा। सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया कंप्यूटर के लिए वो 1956 में किया गया, जिसका नाम था GMNAA इनपुट आउटपुट। ये हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको IBM ने बनाया था। हाँ, NA इनपुट आउटपुट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, कंप्यूटर के क्षेत्र की बेहद पुरानी कंपनियों में से एक। जनरल मोटर्स, फुल फॉर्म को भी कर लीजिएगा, नॉर्थ अमेरिकन एविएशन, ये इसका नाम है पूरा। तो आप जीके टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था आपका, ये वाला था, ठीक। यहां तक हो गया, बोलो। एक नाम मैं अभी और लेना चाहूंगा, याद होगा जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कितने टाइप की होती हैं, बोलो। तो उसमें एक लैंग्वेज आई थी, सी लैंग्वेज आई थी, सी लैंग्वेज। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम और आपको पता होना चाहिए जिसका नाम है यूनिक्स। कौन सा? तो यूनिक्स नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, CCC में कई बार ये पूछा भी जाता है कि यूनिक्स कौन सी भाषा से बना हुआ है, तो आपको बताना होगा। देखो सुनो ध्यान से, जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, सहमत हो इस बात से। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के क्या होते हैं, समूह होते हैं। और जाहिर एक बात हमें पता चला कि अगर ये प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को लिखना पड़ता है किसी लैंग्वेज की मदद से, बोलो। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक लैंग्वेज बनी थी सी लैंग्वेज। इससे पहले एक और लैंग्वेज आएगी बी लैंग्वेज। के थॉमसन ने इसको बनाया था बी लैंग्वेज को, और सी लैंग्वेज को बनाया था डेनिस रिच ने। यह बात आपने कॉपी पर मेंशन कर लीजिएगा, ये भी फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा इनको याद रखिएगा क्योंकि पेपर्स में क्वेश्चन कभी भी बन सकता है इस तरीके का। बी लैंग्वेज थॉमसन ने बनाया था, के थॉमसन लिखा, केन थॉमसन। बी लैंग्वेज के जो फाउंडर हैं या डेवलपर हैं उनका नाम है केन थॉमसन, और सी लैंग्वेज को डेनिस रिच ने किया था। डेनिस रिच, RITCHIE, डेनिस रिच। अब ये समझना है कि ये जो यूनिक्स है वो उसके सारे जो प्रोग्राम लिखे गए थे किस लैंग्वेज से लिखे गए थे, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इसी को करने के लिए बनाया गया था। तो यूनिक्स है क्या, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक बात तुम्हें और जाननी है कि कैसा ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है कि ओपन सोर्स है। ये ओपन सोर्स है। कैसी है ये, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब समझते हो ना, सॉफ्टवेयर में ओपन सोर्स का मतलब पता है कि नहीं, मतलब क्या बताओ जरा। कोड जो होता है उसको देख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका लाइसेंस भी नहीं चुकाना। और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, ये समझे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये तो मैंने एक हिस्ट्री का पॉइंट लिख दिया कि ऐसा यहाँ से शुरू हुआ। फिर एक आती चर्चा में यूनिक्स, इसका जो कोड लिखा गया था सी लैंग्वेज के थ्रू लिखा गया था। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और बढ़ाई कि सी लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था, डेनिस रिच ने। एक्चुअली सी लैंग्वेज से पहले मैंने बी लैंग्वेज बोला और केन थॉमसन का नाम लिया। दरअसल केन थॉमसन की बी लैंग्वेज में डेनिस रिच ने कुछ और एडिटिंग करते हुए, परिवर्तन करते हुए लैंग्वेज बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, सी लैंग्वेज। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, पेपर में कई बार मैंने क्वेश्चन देखा था जो स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक आया था, मुझे बताया गया था, तो उसमें यूनिक्स के नाम पर कभी कभी पूछते किसने डेवलप किया है, तो केन थॉमसन या बी लैंग्वेज का नाम आएगा तब भी इसको
यहाँ से जोड़ के रखिएगा, ठीक है। यूनिक्स हो गया कैसा, ओपन सोर्स। यूनिक्स का फुल फॉर्म भी कर लीजिएगा, लिखिएगा। यूएन का मतलब जो यहाँ पे है वो है यूनिप्लेक्स्ड, UNIPLEXED, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटिंग सिस्टम। फिर से लिखो, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशंस कंप्यूटिंग सिस्टम। और ये लॉन्च हुआ था 1969 में। कब आया था? 1969 में, 1969 में, ठीक। उसके बाद डॉस है, इसका फुल फॉर्म बनाए हो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का तुम्हें मैं व्यू दिखा देता हूं, हमारे विंडोज में भी मिलता है ये। देखो इधर CMD करके ये कमांड चलाता हूं, ऐसा दिखता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में, तो थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जानेंगे कि ये क्या है, कैरेक्टर यूजर है, कंसोल है, क्या है, ठीक। एक नाम मैं आपको और अपडेट कराना चाहूंगा। विंडोज तो पता ही माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है, लाइनेक्स का नाम आता है। 1991 में लाइनेक्स टोरवर्ड ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जो उन्हीं के नाम पर रखा गया, उन्हीं के नाम पर पड़ा लाइनेक्स। 1991, इसको भी नोट कर लीजिएगा, लाइनेक्स। कहीं कहीं लिनक्स लोग पढ़ते हैं, लिनक्स क्या बोलते हैं, हाँ लाइनेक्स, लिनक्स। 1991 में लिनक्स टोरवर्ड्स ने इसको बनाया था। और ये भी कैसा है, ओपन सोर्स है। कैसा है, ओपन सोर्स है, ठीक। तो ये सारी जो बातें बताई थोड़ी हिस्ट्री से ऐड करते हुए विकास के बारे में, कैसे कैसे ये आया, इनके नाम और इनके जो ईयर वगैरह हैं वो थोड़ा जानते रहिएगा, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन कर दिया गया। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रदान करने का काम करते हैं, लेकिन इसके बाद आपको और समझना है कि ये और कौन कौन सा फंक्शन करते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, फंक्शन, मेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन फंक्शंस ऑफ क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला जो फंक्शन है उसका नाम है प्रोसेसर मैनेजमेंट। क्या लिखिएगा, हाँ, प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर पढ़ा गया था, बोलो, ठीक है। तो क्या करता है प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या करता है, एग्जीक्यूशंस का काम करता है ना। जो भी डेटा उसके पास आता है और जो प्रोग्राम दिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। भाई कैसे एग्जीक्यूट कर देता है, कौन बताता है कि तुमको ये वाला काम कर देना है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। प्रोसेसर से यदि एग्जीक्यूशंस का कार्य कराना है तो उसको डायरेक्ट करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेसर लगा होगा या एक से ज्यादा प्रोसेसर लगा होगा। दो प्रोसेसर हो जाएगा तो क्या बोलोगे, दो प्रोसेसर होने पर क्या बोलोगे, डुअल कोर। कोर समझते हो ना, कोर बताया था ना मैंने, क्या बताया था, कोर का क्या मतलब था प्रोसेसर के संदर्भ में, नंबर ऑफ क्या है, बोल नहीं रहे यार तुम लोग, नंबर ऑफ प्रोसेसर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, ये वाली बातें कही थी ना, नहीं तो समझ लीजिएगा। अब ये सारे प्रोसेसर क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूट का मतलब क्या, उन्हें क्या करेंगे, हाँ कैलकुलेट कर देंगे, किसमें, 0 और 1 में। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का मतलब अगर ये दो प्रोसेसर लगे हैं, इनसे कोई टास्क कराना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनको हैंडल करता है, इनको बताता है कि आपको ये वाला टास्क क्या है, करना है। तो हमने ये पहली लाइन में कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर्स को आप बताइए कि कौन सा टास्क आपको करना है।
ठीक है, तब प्रोसेसर अपने टास्क को करना क्या करता है, शुरू कर देता है। ठीक है, और ये कैसे करेगा, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू हैंडल करेगा। ठीक है, लिखिएगा इसमें प्रोसेसर मैनेजमेंट। ठीक है, छोटी छोटी लाइन बनानी है, देखिएगा डिफरेंट प्रोसेसर परफॉर्म डिफरेंट टास्क। डिफरेंट प्रोसेसर परफॉर्म डिफरेंट टास्क। दूसरा टास्क लिख लीजिएगा मेमोरी मैनेजमेंट। सेकंड टास्क है, सेकंड फंक्शन है मेमोरी क्या, मैनेजमेंट। ठीक, मेमोरी मैनेजमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे कि कंप्यूटर में दो प्रकार की क्या होती हैं, मेमोरी होती हैं। कौन कौन सी, ऐसे बताओगे, प्राइमरी मेमोरी फिर सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जब बोलोगे तो उसके अंदर आएगी क्या, अच्छा मेमोरी करती क्या है, मेमोरी का क्या काम है, मेमोरी का काम पता है ना। ठीक है, तो ये बताइए कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी है, एक है प्राइमरी और दूसरी कौन सी, इसमें आकर के क्या स्टोर होता है, डेटा। तो डेटा इस मेमोरी में कहां जाकर के स्टोर होगा, किस जगह स्टोर होगा, उसके लिए जगह का आवंटन करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है। सिंपल सी बात है, अगर ये मेरी क्लासरूम को मेमोरी आप समझ लीजिए और आप खुद डेटा हो, ठीक है, मैं इधर का ऑपरेटिंग सिस्टम हूं, आप पढ़ने के लिए आए, कहां बैठोगे, उधर बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, वहां जगह खाली है, तो मैं आपको जगह क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं कि वहां जाकर के, तो ये अपने प्रोग्रामों के माध्यम से मेमोरी का प्रबंधन करता है कि डेटा को क्या मिल पाए, जगह मिल पाए, स्पेस मिल पाए, जहां जाकर के क्या हो पाए, ये स्टोर हो पाए। ठीक है, ये बोले बाहर चले जाओ जरा, ये जो बोल रहे हैं इनको मना करके आओ। अगला लिखेंगे क्या, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। मेमोरी वाला समझ में आया, ये प्रबंधन समझे कि नहीं। अगला रहेगा कौन सा, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ठीक, तो इसमें क्या लिखोगे, जल्दी से लिख लो, मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेट्स द मेन मेमोरी, memory management allocates the main memory and secondary memory as per requirement by program and data, as per requirement by program and क्या, data, as per requirement by program and क्या, data, as per requirement। कहां से बोलूं, पूरा फिर से लिख लीजिएगा, मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेट्स द मेन मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी एज पर रिक्वायरमेंट बाय प्रोग्राम एंड डेटा, बाय प्रोग्राम एंड डेटा। बहुत सिंपल सी लाइन लिखी, अगर आप अपना खुद लिखना चाहते हो तो बता देना कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, एलोकेटिंग द क्या, मेमोरी स्पेस फॉर डेटा एंड प्रोग्राम्स। जो भी डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर होने के लिए आएगा उसको जगह चाहिए होगी, और उस जगह का प्रबंधन कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से, कि जगह कहां खाली है उसको स्पेस प्रदान किया जाए, जिससे वो डेटा या वो प्रोग्राम क्या हो पाए, मेमोरी में स्टोर हो पाए। कंफर्म हुआ। अगला काम कौन सा है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का। ये क्या होगा, अब आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी डिवाइसेस हैं इनपुट वाली, जिसके थ्रू कंप्यूटर में डेटा का प्रवेश होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, वेरियस डिवाइसेस हैं। ऐसे ही कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं,
जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस। तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पता लगा डेटा आया नहीं, उससे पहले आउटपुट की तरफ चला गया, तो ऐसा अगर होगा तो सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम्स में जुड़ने वाली इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का भी होता है। कोऑर्डिनेशन माने क्या, समन्वय, तालमेल बनाने का भी कार्य करना इनको पड़ता है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट का मतलब समन्वय, तालमेल, कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस भाई हो गया। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, हमने बताया कि कंप्यूटर के हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस प्रदान करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास हमने जब पढ़ा तो पता चला कि पहली बार 1956 में आईबीएम के द्वारा GM NAA नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, ठीक है। फिर हमने ये पता किया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, तो हमने नाम आपको दिया यूनिक्स का, डॉस का, एप्पल के द्वारा बनाए गए मैक ओएस का, फिर विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया विंडोज, और फिर लाइनेक्स का नाम बताया। फिर आपको बताया कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कौन कौन सा करता है। तो पहला कौन सा था, प्रोसेसर मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो डायरेक्शंस आना चाहिए वो किसके थ्रू मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता है। दूसरा कौन सा होता है, मेमोरी का प्रबंधन करना पड़ता है, ठीक है। तीसरा कौन सा था, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट था। चौथा सिक्योरिटी मैनेजमेंट था, ठीक है। एक और बढ़ा लीजिएगा, फाइल मैनेजमेंट। फाइलों का प्रबंधन भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। मैनेज डिफरेंट फाइल्स ऑपरेशंस such as reading, writing. Manage different files operations। अरे भाई विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनों को फाइल के ऊपर क्या करना पड़ता, अप्लाई करना पड़ेगा, रीड करना फाइल को, राइट करना है फाइल को, ये सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, धन्यवाद। ये पहले तो मुझे लगी बड़ी ज़्यादा गुस्सा लगी हुई है। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।